कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, वली अहद भी हैं। वो इस खित्ते में दौरे के लिए आ रहे हैं, जहाँ पर वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, भारत के और जो दीगर आला हुकाम हैं उनसे बात करेंगे। भारत के साथ जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट उनकी चल रही है। एवरीबॉडी पाकिस्तान ने ब्लॉक किया, वरना इंडिया वुड हैव बीन अ मेंबर ऑफ ओआईसी। आपको पता है इंडिया वाज वेरी कीन टू। थैंक यू सो मच शफर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप तो ये कहेंगे कि आई टोल्ड यू सो, बड़े अरसे से आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त भी ये आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल हमने हिट कर लिया है रॉक बॉटम, या हम इससे भी मजीद नीचे जाने जा रहे हैं का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जो आज पाकिस्तान को इस जगह पे ले आया है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। मगर मैं आपको जब 130 मुल्क आएंगे वहाँ पे, मतलब उन लोगों ने अपना बात प्रूफ कर दी कि एवरीथिंग इज ओके। एग्जैक्टली, अब आपने बात की और हमें अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब हम अपनी सफाई कैसे दे दुनिया को? वो खुद नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान ले। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कोई भी नहीं कहता, कोई भी मुमालिक नहीं कहता कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करें, क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस के 3 दिनों के लिए भारत दौरे से पाकिस्तान में आग लग गई है। पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि जैसे जैसे सऊदी अरब भारत के नज़दीक होगा, पाकिस्तान को अब सऊदी अरब से भीख मिलना भी बंद हो जाएगा। सऊदी अरब से भीख मिलना बंद हुआ तो यूएई भी नहीं देगा। पाकिस्तान के इसी डर की कहानी आइए सुनते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, वली अहद भी हैं। वो इस खित्ते में दौरे के लिए आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से ये दौरा हो रहा है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारे लीडरान गुफ्तगू जो मर्ज़ी करते रहें और बातें जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो दे स्पीक। और इंडिया जब जाएंगे तो वहाँ पर वो G20 में शिरकत करेंगे, और फिर उसके बाद एक दिन रहेंगे 9 और 10, ये G20 के 2 दिन की ये मीटिंग है, उनका इजलास है। फिर वो एक दिन 11 सितंबर गालबन वो इंडिया के लिए उन्होंने मखसूस किया है, मुख्तस किया है, जहाँ पर वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, भारत के और जो दीगर आला हुकाम हैं उनसे बात करेंगे। भारत के साथ जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट उनकी चल रही है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, उसके हवाले से बातचीत होगी और वो सब मामलात को वो देख। पाकिस्तान की सऊदी अरब ने हमेशा मदद की है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम हर वक्त यूं हाथ कशकोल हाथ में लिए उनके सामने खड़े हैं, और जब भी हम जाते हैं और जाके उनसे हमने पैसे ही मांगने हैं, तो हमारी वो जो अहमियत है, वो जो अफादियत है, एक जो इम्पोर्टेंस होती है, वो अब उनकी नज़रों में शायद उस तरह से नहीं है। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जो मर्जी टीवी पे हम प्रोपोगेट करते रहें, लेकिन अगर भारत की हम तरजीहात को देखें तो यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरजीहात को देखें तो वो भारत के साथ ही इज़ मोर कंफर्टेबल, वो उनके साथ चीज़ों को करने में, तल्लुकात को बेहतर बनाने में। और दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब का स्टेटस अपलिफ्ट कर रहे हैं, बड़ी उन्होंने महारत से और बड़ी मैं उसे समझता हूँ कि एक इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं, जहानत से। और ये तो बात ट्रेड सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ी है, ख़ासतौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया से गोल्ड के साथ साथ, और जितनी ट्रेड होती है उसमें तो बाकायदा जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं, यानी जो दोनों मुल्कों के बीच आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट जो हो रही है दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ कर रहे हैं, उसमें भी यूएई भी इसमें शामिल है। बहुत ऐसी चीज़ें कि जिसमें उनको टैक्सेशन के ऊपर बड़ी सहूलत दी गई है, और फिर कस्टम फ्री करने के लिए प्रोडक्ट्स को वो सहूलतें, ऐसी काफ़ी सहूलतें। हम काफ़ी पहले मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया था जब एक बड़ी खबर हमारे सामने आई थी कि गोल्ड की इस तरह से दोनों मुल्कों के बीच एक यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच एक बड़ी डील हुई थी, जिस पर इन्वेस्टमेंट हुई थी उस तरफ से, तो जिस पर मैंने सारी ये डिटेल्स आप तक पहुंचाई थी। तो ये तो चलता रहता है। यानी मैं ये आपको बता रही हूँ कि ताल्लुकात उनके बहुत ही कमाल के हैं। गो कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, और अभी भी वो पीछे नहीं हटते। यानी कर्जा वर्जा तो हमें देते रहते हैं, लेकिन देखिए जो कर्ज़ का मामला है ना, वो जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक का, उस रिलेशन का इस रिलेशन से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो तरफा ट्रैफिक है। जैसे मुझसे आप अगर मेरी दिल की बात पूछें, बिल्कुल दिल की बात पूछें, तो पाकिस्तान को
एक दफ़ा अपने आप को डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तान के असल हुक्मरानों को ये पता लगे कि हमारी हकीकत क्या है। हम तो इस्लामाबाद के हरियाले वाले माहौल में बैठकर ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल हैं, कभी हम ये बेच देते हैं, कभी हम वो बेच देते हैं, कभी सहूलत खिस्सा मांग लेते हैं। ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्टेड है, ये मुल्क बैंकरप्ट है, यहाँ का आदमी मर रहा है, इसके तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। जब आपकी गर्दनें अकड़ी रहेंगी और आप कोई सही फैसला करने से पहले अपनी गर्दन को नहीं झुकाएंगे तो फिर कौम के साथ यही होता है। इस वक्त पाकिस्तान को जो चीज़ बरवा रही है वो हमारे हुक्मरानों की ईगो है, उनकी अना है। एक मुल्क जो डिफॉल्टेड है उसे डिफॉल्ट करो। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अशिया शरीफ की कमी हो जाएगी। भाई रोटी खाने को नहीं है, अशिया शरीफ की कमी क्या हो जाएगी? जब 130 मुल्क आएंगे वहाँ पे मतलब उन लोगों ने अपना बात प्रूव कर दी कि एवरीथिंग इज ओके। एग्जैक्टली अब आपने बात की और हमें अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब हम अपनी सफाई कैसे दे दुनिया को? वो खुद नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान ले, ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्योंकि कोई भी नहीं कहता, कोई भी मुमालिका नहीं कहता कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करें। क्योंकि अपने कश्मीर की बात करें, हमने अपने कश्मीर पे कितना काम किया जरा वो भी बता दे, दुनिया देख रही है। एज ए शेम, बस शेम फील कर सकते हैं। हमने उनके लिए हर साल माशाल्लाह एक नया गाना बनाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और बस इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। बस कश्मीर चाहिए या पाकिस्तान? एक बिल्ली का कान भी कोई मरोड़ नहीं सकता। किसका? और बिल्ली का कान देखा है? और बिल्ली देखी? आप बिल्ली हाँ। बिल्ली देखी है ना, उसका कान भी कोई नहीं मरोड़ सकता। इसका क्या मतलब? कैसे कश्मीर कैसे हासिल करेंगे? मुल्क तो संभालो। तो ये पहले हमें क्यों नहीं ख्याल आया? जब हम बार बार इंडिया से जंगे कर रहे थे तब नहीं हमने कहा कि अपना मुल्क संभालो, कश्मीर को छोड़ दो? इंडिया तो फिर भी हमसे बेहतर है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन डेवलपमेंट तो सारी की सारी इंडिया ने। लगभग तमाम मुस्लिम देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की चर्चा आजकल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो रही है और इससे दोनों का फायदा है। भारत का फायदा यह है कि भारत को आबाद गति से तेल, गैस इत्यादि जो ऊर्जा है वह मिलती रहेगी और साथ ही भारत को एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, क्योंकि ये जो देश हैं ये अरब देश या खाड़ी के देश हैं, इनमें अनाज की कमी है और इनमें टेक्नोलॉजी, मैन पावर की कमी है जो भारत से वहाँ जाते हैं और कमाते हैं। यूएई, सऊदी अरबिया, कतर इत्यादि में तो भारतीयों की संख्या इतनी है कि अगर वे एक दिन के लिए छुट्टी ले लें तो वहाँ का पूरा जनजीवन ही ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो उसके संबंध है, पाकिस्तान वहाँ पर केवल मजदूर भेजता है और फिर उनसे मुस्लिम देशों का यानी ब्रदरहुड का नाता, बिरादर मुल्क का नाता बनाकर रखे हुए है और इसके बदले उन्हें कर्ज पाकिस्तान को वे उनसे मिलते रहता है। अब पाकिस्तान की समस्या यह है कि लगातार कर्ज देते देते वे भी उब गए हैं। पाकिस्तान के पास आयात निर्यात या किसी दूसरे क्षेत्र में सऊदी अरबिया, यूएई हो, कतर, ओमान, जितने भी देश हैं इनको देने के लिए कुछ नहीं है। अब मुस्लिम जो 56 मुस्लिम देश है उनमें से केवल ले देकर तुर्की और थोड़ा बहुत मलेशिया ही पाकिस्तान का ज़्यादा कदा मदद करते रहते हैं या इनके सुर में सुर मिलाते हैं, क्योंकि तुर्की में जो हालात हैं वे आर्थिक हालात इतने गंभीर है कि वह पाकिस्तान को मदद करने की स्थिति में नहीं है। मलेशिया भी अभी तक पाकिस्तान को कोई बड़ा कर्ज नहीं दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का एयरलाइंस का विमान एक मलेशिया में उतरा था तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के आदेश से मलेशिया सरकार ने जब्त कर लिया और वह भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर यदा कदा तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान का साथ देते हैं। जो पैसा देने वाले, जो कर्ज देने वाले, जो आर्थिक मदद करने वाले मुस्लिम देश हैं वे पाकिस्तान से लगातार दूर हो रहे हैं। इन देशों की समस्या यह है कि ये लोग तेल, गैस इत्यादि पल के बल पर जिंदा है, लेकिन यह प्राकृतिक संपदा है और इसके भंडार सीमित है। इसलिए इन लोगों को एक बाजार चाहिए ताकि वे अपने यहाँ जो उत्पादन करते हैं या उत्पादन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उनको दूसरे देशों के साथ मिलकर उसका बाजार बनाएं और उन्हें बेचें और ख़रीदें और आर्थिक लेन देन तेल और गैस के अलावे दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाएं, जिससे अगर तेल और गैस के भंडार ख़त्म होते हैं तो वे फिर भी उस ट्रेड के आधार पर जिंदा रह सके। अब भारत के साथ जो स्थिति है कि भारत को जितना भी आर्थिक संस्थाएं हैं विश्व में, सब ने कहा है कि भारत के अगले 10 साल गौरवपूर्ण रहेंगे, विकासशील रहेंगे। इसलिए सभी देशों का, चाहे मुस्लिम देश हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, अमेरिका हो या चीन भी हो,
उनको भारत ही एक ऐसा ब्राइट स्पॉट दिखता है जिससे वे अपने संबंधों को बढ़ाकर अपने आर्थिक गतिविधि को जिंदा रख सकते हैं और भारत को भी इसमें फ़ायदा है। इसलिए भारत के साथ बहुत सारे देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। भारत का सऊदी अरबिया और यूएई के साथ आने से भारत के जो ओआईसी में शामिल होने का एक क्षण ऐसा भी आएगा कि भारत चूँकि इतनी यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या है और विश्व में दूसरे नंबर पर मुस्लिम जनसंख्या भारत में है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में और दूसरे नंबर पर भारत में है। तो जब पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ है तो भारत को भी ओआईसी में शामिल होना चाहिए और ओआईसी में भारत शामिल हो गया तो फिर पाकिस्तान की ऐसी दुर्गत होगी कि पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि पाकिस्तान की अब भी वही दुर्गत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को अभी और दुर्गत होना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।